हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति द रिवोल्ट ऑफ 1857 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। यह सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम 1857 की क्रांति के संबंध में सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। कौन कौन से टॉपिक इसमें से राइज किए जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, वो सारी की सारी बातें हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का समावेश भी हमने इस वीडियो लेक्चर में किया है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए इस सेशन को। इससे पहले आप सभी से मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और हमारे इस ज़बरदस्त सेशन को हर एक लोगों तक पहुंचाइए। 1857 की क्रांति जो है वह हालांकि एक सैनिक विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुआ था, परंतु यह एक व्यापक रूप ले गया था। दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें, या कहें पूरे दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़ दें और पूर्व के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें, तो यह मध्य भारत में काफ़ी व्यापक क्रांति मानी गई है। यही कारण है कि 1857 की क्रांति को एक महान क्रांति की संज्ञा दी गई है। 1857 की क्रांति द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। इस क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यह बहुत एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिए। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। 1857 की क्रांति की अवधि की बात करें तो यह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला था। युद्ध का जो आरंभ है वह सैनिकों के छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था। इसके महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो ये युद्ध का जो प्रारंभ है मेरठ से हुआ था और यह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह 1857 की क्रांति जो है किस स्थान से प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से, और कब हुई थी तो 10 मई 1857 से। इस युद्ध का जो प्रभाव रहा वो कुछ इस तरह रहा कि इससे अंग्रेजी शासन की नींव पूरी तरह से हिल गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण के खिलाफ इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींवें हिला कर रख दी थी। इतिहासकारों द्वारा 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए थे, जो एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों और उनके कथनों को यहाँ देखने वाले हैं। कौन कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने इस 1857 की क्रांति का किस तरह से उन्होंने वर्णन किया था, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सर जॉन लॉरेंस एवं सिले। इनका कहना था कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, अर्थात इन्होंने इसे एक सिपाही विद्रोह का बस नाम दे दिया था। आरसी मजुमदार जी थे। इन्होंने कहा कि यह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय था और यह स्वतंत्रता के लिए संग्राम बिल्कुल भी नहीं था। इसी प्रकार वीर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को कहा कि यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर के अनुसार 1857 की क्रांति यह थी कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, क्योंकि उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान 2 धर्म के लोग रहा करते थे और ये दोनों एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में लड़े थे। तो
जेम्स आउटम का यह कथन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से एग्ज़ाम में यह पूछा भी जा चुका है। बात करें LR रीस साहब की, तो इन्होंने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। इनका मानना था कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वे धर्मांध हैं और इन्होंने ही ईसाइयों के विरुद्ध 1857 की क्रांति लड़कर एक षड्यंत्र रचा था। इसी प्रकार बिपिन चंद्र जी का कहना था कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। इन्होंने इस विद्रोह को देशभक्तिपूर्ण बताया। इसी प्रकार मेडली द्वारा इस विद्रोह को नस्लीय संघर्ष कहा गया। नस्लीय अर्थात उन्होंने नस्ल भेद टिप्पणी की कि जो भारतीय लोग हैं वो काले हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं वो गोरे हैं। इस प्रकार इन्होंने इसे काला गोरा संघर्ष भी कहा। TR होम्स के अनुसार इस महान क्रांति को सभ्यता तथा बर्बरता का संघर्ष कहा। सभ्य इन्होंने अंग्रेजों को कहा जबकि बर्बर जो है भारतीय लोगों को कहा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण कथनों को हमने देखा जो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा कहे गए थे। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण बातें कि विद्रोह के समय ब्रिटेन में कौन क्या था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। मुख्य सेनापति के रूप में जॉर्ज एनसन थे। यहां महत्वपूर्ण बातें यह है कि मुख्य सेनापति 2 हुए उस समय। जॉर्ज एनसन साहब जो थे वे प्रारंभ में मुख्य सेनापति के रोल में थे। बाद में उन्होंने मुख्य सेनापति का त्याग किया और उनके जगह आ गए कॉलिन कैंपबेल। और कॉलिन कैंपबेल ने मध्य से लेकर अंत तक इस विद्रोह में मुख्य सेनापति के रूप में काम किया। तो ये दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मुख्य सेनापति के। प्रारंभ में जॉर्ज एनसन थे और विद्रोह के मध्य से अंत तक कॉलिन कैंपबेल मुख्य सेनापति के रूप में रहे। इस 1857 की महान क्रांति की प्लानिंग जो थी, प्लान ऑफ रिवॉल्ट कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये हम देखते हैं। तो इस विद्रोह की योजना जो है अजामुल्ला खां और राणा जी बापू ने मिलकर की थी। अजामुल्ला खां जो नाना साहब के सलाहकार थे और राणा जी बापू जो सतारा के अपदस्थ शासक के सलाहकार थे। इन दोनों ने मिलकर इस विद्रोह की योजना की थी और यह महत्वपूर्ण विद्रोह जो है लंदन में इसकी योजना बनाई गई थी। इस विद्रोह के लिए या इस क्रांति के लिए जो प्रतीक चिन्ह या सिंबल यूज किया गया था वह था कमल का फूल और चपाती। लोटस और चपाती इसका सिंबल था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। इस विद्रोह के इतिहास की बात करें तो इसका बीज सन 1757 के पलासी के युद्ध तथा 1764 के बक्सर के युद्ध के दौरान बोया जा चुका था। अर्थात यह कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के लिए यह 2 प्रमुख युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी थे। ये दोनों युद्ध के बारे में भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये दोनों युद्ध हैं जिसके पश्चात जो है ब्रिटिश ताकत जो है बेहद मजबूत हो गई थी। आगे देखते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। 1857 की क्रांति के कोई विशेष कारण नहीं थे। इसके राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक असंतोष तथा तात्कालिक कारण थे। 1 बाय 1 सभी को देखते हैं। राजनीतिक कारण क्या क्या थे, अगर यह देखें तो
अंग्रेजों द्वारा नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था। उनका कहना था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा नाना साहब को दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया गया था, अतः उन्हें पेंशन देना बंद कर दिया गया। राजनीतिक कारण में जो और कारण देखें तो कुशासन के आरोप में अवध पर कब्जा कर लिया गया। यह बात 1856 की है, जब अवध के शासक को राज्य को ना संभाल पाने का आरोप लगाया गया और उन्हें कुशासन के आरोप में डालकर अवध पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसके साथ ही साथ हड़प सिद्धांत या हड़प नीति के आधार पर अंग्रेजों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण राज्यों को भी कब्जा कर लिया गया, जिनमें सतारा, जैतपुर व संबलपुर, नागपुर, झांसी, उदयपुर, टोरे एवं आरकोट महत्वपूर्ण है। सतारा को 1848 में, जैतपुर व संबलपुर को 1849 में, नागपुर, झांसी, उदयपुर को 1854, टोरे एवं आरकोट को 1855 में अंग्रेजों द्वारा काबिज कर लिया गया था। यह क्रम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। हड़प नीति या हड़प सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम किस राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो वह है सतारा। अब ये हड़प सिद्धांत या हड़प नीति है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो यह नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे भारत के 1848 से 56 तक। इस नीति के अनुसार कहा गया कि जो देशी रियासतें कंपनी के अधीन हैं, उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश सरकार की मान्यता व स्वीकृति लेनी होगी। यदि रियासतें ऐसा नहीं करेंगी तो ब्रिटिश सरकार उत्तराधिकारियों को अपनी रियासतों का वैध शासक नहीं मानेंगी। अर्थात इनका कहना था कि ऐसे शासक जिनके कोई भी पुत्र नहीं है या उनका कोई वंशज नहीं है, वो किसी और को गोद ले भी लेते हैं तो उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। अर्थात इसे गोद निषेध प्रथा भी कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो इस नीति के आधार पर निसंतान राजाओं द्वारा उनके राज्यों को हड़प लिया गया, इसलिए यह सिद्धांत यह नीति हड़प नीति भी कहलाई जाती है। 1857 के विद्रोह का एक राजनीतिक कारण और था, जो था सहायक संधि। सब्सिडियरी अलायंस क्या था, किन्होंने दिया था, वो हम समझते हैं। तो यह जो संधि है उसे लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। और अगर प्रश्न में कभी यह पूछा जाता है कि सहायक संधि का या सहायक संधि प्रणाली का अग्रणी कौन था, तो आंसर रहेगा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स। नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं ये सहायक संधि आखिर था क्या। तो इसके अनुसार ब्रिटिश आर्मी राजा के खर्चे पर उन्हीं की सेना में रहेंगी। अर्थात उस समय ट्रेंड चल रहा था कि जो अलग अलग शासक थे वे ब्रिटिश आर्मी को अपने में शामिल करना चाहते थे, ताकि उनकी सेना जो है शक्तिशाली बन जाए। तो इस संधि के अनुसार जो भी ब्रिटिश आर्मी है किसी राजा के अगर सेना में शामिल होती है तो उसके सारे खर्चों को वहन करना उस राजा की ही जिम्मेदारी होगी। इससे नुकसान हुआ यह कि ब्रिटिश आर्मी राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल देने लग गए और एक राजा दूसरे राजा से लड़ने झगड़ने लग गए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य शासक, उनका क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद, देन तंजौर 1799 में, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803,
तथा सिंधिया 1804 इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये क्रम भी याद रखना है। और सर्वप्रथम किसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वो हैदराबाद राज्य है। इस तरह राजनीतिक कारण तो समझ आ गया। इसके साथ ही साथ आर्थिक कारण को देखते हैं। आर्थिक कारण क्या थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था? आर्थिक कारण में अगर हम जाएं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ब्रिटिश द्वारा हमारे देश से कच्चा माल ले जाया जाता था, रॉ मटेरियल ले जाते थे और उसका प्रोडक्ट या उत्पाद बनाकर हमारे ही देश में अत्यधिक मूल्य में सप्लाई किया जाता था। अब इससे हुआ क्या? तो हुआ ये कि वो अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते थे, जिसके कारण जो भारतीय लघु कुटीर उद्योग थे उस पे बहुत ही ज़्यादा टैक्सेशन किया गया, भारी कराधान किया गया। तो आर्थिक कारण में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण था भारी कराधान। कर या टैक्स जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, जिससे लघु कुटीर उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। वहाँ के जो जमींदार थे, किसान थे, उन्हें जबरन उत्पीड़ित किया गया पैसे के मामले में। इसके साथ ही साथ टैरिफ नीति के तहत भारतीय उत्पादों के खिलाफ भेदभाव किया गया, जिसमें भारतीय उत्पादों को बेकार बताया गया और अपने उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई किया गया। इसके साथ ही साथ पारंपरिक हस्तशिल्पों का विनाश हो गया, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लेना स्टार्ट हो गया था। तो पारंपरिक हस्तशिल्पों का विनाश हुआ, जिससे जो कारीगर थे, किसान थे और छोटे जमींदार थे, वे बुरी तरह से प्रभावित हुए। लघु कुटीर उद्योग नष्ट होने से लाखों व्यक्ति जो है बेरोजगार हो गए थे। इसी समय दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने धन का निष्कासन, द ड्रेन ऑफ वेल्थ को बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारत से धन का निष्कासन किया जा रहा है। जैसे ड्रेन से पानी बहते हुए निकलता है, उसी तरह भारत से भी अंग्रेजों द्वारा यहाँ के वेल्थ का, यहाँ के पैसों का निष्कासन लगातार किया जा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख आर्थिक कारण थे जिसके कारण लोगों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश आ गया था। अगले कारण की बात करें तो वह था धार्मिक सामाजिक कारण। इसके अंतर्गत देखें तो ब्रिटिशों द्वारा ईसाई धर्म की सर्वोच्चता प्रदर्शित किया गया। उस समय ब्रिटिश जो हैं सभी लोगों को ईसाई धर्म में लाने के लिए प्रयासरत थे। जब 1813 में चार्टर एक्ट आया, तब बहुत से ईसाई मिशनरियों को यहाँ लाया गया था, जिनका एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना था। ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को विभिन्न तरह से लालच दिया जाता था, जैसे उन्हें सरकारी नौकरी, उच्च पद और अनेक सुविधाएं दी जाती थी। कुल मिला के उनका सीधा सा मुद्दा था कि सभी लोगों को ईसाई बना दिया जाए। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश ने कुछ सामाजिक सुधार किए। भैया अब बोलोगे सामाजिक सुधार किए तो अच्छा ही हुआ। हाँ, अच्छा हुआ, लेकिन उस समय जो रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी उन्हें बिल्कुल भी यह अच्छा नहीं लगा। कौन कौन से प्रमुख सुधार उस समय हुए थे? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का वैधीकरण किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। सती उन्मूलन या सती का उन्मूलन किया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, जिन्होंने लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से सती उन्मूलन का सामाजिक सुधार किया। यह 1829 में किया गया। ये जो इस तरह के सामाजिक सुधार हुए वो समाज के लिए तो अच्छे थे, परंतु इससे रूढ़िवादी और परंपरावादी लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंचा था।
अगले कारण में आते हैं, अगले महत्वपूर्ण कारण में, तो वो सैन्य कारण था। सैनिक में असंतोष एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरा था इस 1857 की क्रांति के लिए। इसके अनुसार ब्रिटिशों ने माथे पर तिलक और पगड़ी पहनने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यह रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई थी। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, पूरी तरह से भेदभाव किया जाता था। उन्हें सूबेदार पद से ऊपर कभी भी प्रमोशन नहीं दिया जाता था ताकि वो उच्च पद पर आसीन ना हो जाए। चाहे कोई सैनिक कितना भी अच्छा कार्य क्यों न करे, अधिक से अधिक उसे सूबेदार पद ही प्राप्त होता था। वेतन बहुत ही कम था और उन्हें नस्ली रूप से भी अपमानित किया जाता था। गोरे काले इस तरह से उन्हें अपमानित किया जाता था। एक महत्वपूर्ण चीज जो उस समय सैनिकों को प्रदान की गई थी वह था मुफ्त डाक सुविधा। अपने घर वालों से वह डाक के माध्यम से आसानी से बातचीत कर सकते थे, जो डाकघर अधिनियम 1854 में इसे समाप्त कर दिया गया। और जनरल भर्ती सेवा एक्ट 1856 के अनुसार जब भी आवश्यक हो भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय समुद्र को लांघना या समुद्र को पार करना भारतीयों के लिए सही नहीं माना जाता था और इस जनरल भर्ती सेवा एक्ट 1856 के तहत यह अनिवार्य हो गया कि अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें समुद्र पार करके ब्रिटिशों के लिए लड़ना होगा। यह जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। तो इस तरह से सैनिकों में भी काफी असंतोष आ गया था। एक महत्वपूर्ण और आखिरी कारण अगर देखें तो वह था तात्कालिक कारण, और यह बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इमीडिएट कॉजेस क्या थे 1857 की क्रांति के, तो देखते हैं इसे। तात्कालिक कारण में इनफील्ड राइफल्स को लागू करना बहुत बड़ा तात्कालिक कारण बन के उभरा था। इनफील्ड रॉयल्स जो हैं वो ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर लागू किए गए थे। अब इससे हुआ क्या, तो इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था जो गाय तथा सुअर के मांस से बना हुआ था, जिसे मुंह से काटने के बाद ही प्रयोग किया जाता था, जिससे सैनिकों के धर्म भ्रष्ट हो सकते थे। तो जब यह बात सैनिकों को पता चली तब इन्होंने इसका पूर्णतः बहिष्कार किया। जब तक ब्राउन बेस राइफल्स चल रहा था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, सैनिक काम कर रहे थे। लेकिन जब ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लागू किया गया जिसमें चर्बी वाले कारतूस थे, तब सैनिकों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसका जो विद्रोह है या विरोध है, सबसे पहले बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे कहाँ के थे, बैरकपुर छावनी में कार्यरत थे। एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने जो यहाँ इस लेक्चर में लिया है सभी महत्वपूर्ण पॉइंट ही हैं। अब इस विद्रोह की आखिर शुरुआत कैसे हुई, इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, अगर उसे देखा जाए तो 29 मार्च 1857 को 34वें नेटिव इन्फेंट्री NI के एक भारतीय मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया तथा बैरकपुर छावनी जो कलकत्ता के निकट है उसमें 2 ब्रिटिश अधिकारियों, एक थे सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बो, इन दोनों की मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी।
यह बात है 29 मार्च 1857 की। डेट सहित आप याद रखिएगा। यहाँ जो मंगल पांडे थे, जो लाइन यहाँ अंडरलाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मंगल पांडे 34वें एनआई थे, नेटिव इन्फेंट्री। जैसे उनका अलग अलग ग्रुप होता था, वैसे ही मंगल पांडे जो है 34वें एनआई थे और वो बैरकपुर छावनी में कार्यरत थे। उन्होंने क्या किया, इस बात का विद्रोह करते हुए 2 ब्रिटिश अधिकारियों, पहले कौन थे, सार्जेंट मेजर ह्यूजन, उसने गोली मारकर, तथा लेफ्टिनेंट वो, इन्हें तलवार से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हत्या कैसे की गई, तो एक को गोली से और दूसरे को तलवार से मार दिया गया। और इन्होंने इसी समय एक महत्वपूर्ण नारा मारो फिरंगी को दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मारो फिरंगी को नारा जो है मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। धीरे धीरे यह विद्रोह इसी तरह से आगे बढ़ा और जब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और 2 प्रमुख अधिकारियों की हत्या कर दी, तब उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। लेकिन भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से साफ इनकार कर दिया, परंतु बाद में उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857, डेट याद रखेंगे यहाँ भी, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले मंगल पांडे थे और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। इसी क्रम में बात आगे करें तो 10 मई 1857 को 1857 क्रांति की शुरुआत हो गई थी, जब यूपी के मेरठ से दूसरे और 20वें एनआई सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया और खुला विद्रोह छेड़ दिया। अब विद्रोह तो छेड़ दिया, तब उन्हें अपने एक शासक की जरूरत थी। तब उन्होंने क्या किया, 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया और अंतिम मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उसे अपना शहंशाह हिंदुस्तान या भारत का सम्राट के रूप में घोषणा कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हुई थी जो युद्ध की या 1857 के विद्रोह की, वह 10 मई 1857 को हुई थी, जिसमें मेरठ के 2 एनआई, याद रखना दूसरा और 20वें एनआई वाले सैनिकों ने क्या कर दिया था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया और खुला विद्रोह कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उन्हें भारत का सम्राट के रूप में घोषणा कर दी। उस समय वे काफी वृद्ध हो चुके थे, उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, पर वे मुगल सम्राट थे। उन्हें भी अपने मन में एक लालसा थी कि कहीं ना कहीं भाई अभी भी हम अपना राजा या राजपाट ले सकें तो अच्छा होगा। इस तरह उन्होंने भी साथ दिया। महीने भर के अंदर दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया एवं विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। अगर हम बात करें तो जैसे ही सैनिकों ने शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया, उसके बाद लगभग माह भर में दिल्ली पर पूरी तरह से उन्हीं का कब्जा हो गया और उत्तर भारत, मध्य भारत एवं पश्चिम भारत में पूरी तरह से यह 1857 की विद्रोह जो है वो फैल गई थी। परंतु दक्षिण भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता रहा, वहां के लोगों को कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह पंजाब और बंगाल केवल मामूली रूप से प्रभावित हुए थे, वहां भी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया था। कुल मिला के कहें तो यह उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में ही अच्छे से फैला हुआ था। तो इस तरह इस विद्रोह का प्रसार हुआ और इसकी शुरुआत हो गई। अब अलग अलग क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ तो उसके कुछ प्रमुख नेता भी हुए।
इसको अब देखते हैं जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विद्रोह और उनके नेता कौन कौन थे उसकी चर्चा अब करने वाले हैं हम यहाँ। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली को। दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वह था 11 मई 1857 को, या लगभग 11-12 मई मान सकते हैं इसको। और उसमें भारतीय नेता कौन कौन थे? तो भारतीय नेता जो लीडर के रूप में थे वे थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। कमांडिंग जनरल उस समय जनरल बख्त खान थे और मुख्य सलाहकार के रूप में हाकिम एहसानुल्लाह थे। ये भारतीय नेता थे, 3 जो प्रमुख थे, इनको याद रखना है। भारतीय नेता दिल्ली में कौन कौन थे, इसकी शुरुआत कब हुई, यह सब एग्जाम में आता है। अब दिल्ली में जब यह सब हो गया तो ब्रिटिशों ने भी वहाँ विद्रोह को शांत करने हेतु कुछ कदम उठाए, जिसमें ब्रिटिश दमनकारी कौन कौन थे यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने दिल्ली में इस विद्रोह का अंत किया। तो इसमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल जॉन निकोलसन और मेजर हडसन। ये 2 थे जिन्होंने इस विद्रोह का दिल्ली में दमन कर दिया या अंत कर दिया। दिनांक 20 सितंबर 1857 की है, या 20-21 सितंबर इसे माना जाता है। तो 2 प्रमुख नाम याद रखेंगे ब्रिटिश दमनकारी के रूप में, जनरल जॉन निकोलसन और मेजर हडसन, जिसमें से जॉन निकोलसन की मृत्यु हो गई थी और मेजर हडसन यहाँ जीवित थे। तो 2 ग्रुप जो दिल्ली में थे वे और ये ब्रिटिश दमनकारी, इनके मध्य काफी युद्ध हुआ, जिसके बाद पराजय हो गई किसकी? भारतीय सैनिकों की। और उसके राजा जो थे बहादुर शाह जफर, वो हुमायूं के मकबरे में जाके छिप गए। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको। तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वहां जाके वो छिप गए, जहां बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून जो बर्मा की राजधानी, जिसे वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां भेज दिया गया। और इसके साथ ही बहादुर शाह जफर के जो बेटे और पोते थे उनको मार दिया। इस तरह दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था वह समाप्त हो गया। अलग अलग केंद्र की बात करें तो लखनऊ में क्या स्थिति थी वह देखते हैं। लखनऊ, जिसे अवध भी कहा जाता था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑप्शन में आपको अवध मिलेगा, कभी लखनऊ मिलेगा, तो दोनों अवध और लखनऊ दोनों एक है। इसकी शुरुआत जो है 4 जून 1857 में हुई थी। 4 जून 1857 में 1857 की क्रांति जो है इसकी शुरुआत अवध या लखनऊ में हुई थी। भारतीय नेता में प्रमुख कौन कौन थे? तो नाम याद रखना है यहाँ, बेगम हजरत महल और ब्रिजिस कादिर। इनके साथ थे अहमदुल्ला, अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार थे जो। तो ये तीनों नाम यहाँ लखनऊ या अवध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर के रूप में बेगम हजरत महल थे। लखनऊ में विद्रोह का अंत या ब्रिटिश दमनकारी कौन थे? तो वो थे सर कॉलिन कैंपबेल, जिन्होंने 21 मार्च 1858 को लखनऊ में विद्रोह का अंत कर दिया और विजय प्राप्त की। आगे प्रमुख केंद्र के बारे में बात करें तो वह है कानपुर का। कानपुर से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। कानपुर जो 1857 का एक केंद्र था, वहाँ से काफ़ी प्रश्न पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ। तो इस कानपुर में इस विद्रोह की शुरुआत जो है 4 जून 1857 में हुई थी, जिसमें प्रमुख भारतीय नेता कौन कौन थे? तो नाना साहब, राव साहब जो नाना साहब के भतीजे थे, तात्या टोपे जो कमांडिंग जनरल थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अजीमुल्लाह खां। ये प्रमुख 4 व्यक्तित्व थे। इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके साथ ही साथ एग्जाम में इनके संबंध में क्या क्या पूछा है ये भी हम जरा देखें। तो नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वह था धोंधू पंत।
ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत। इसी तरह तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वह रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि तात्या टोपे का जो 1857 की क्रांति से संबंधित थे, उनका वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन दे दिया गया होता है, तो आंसर क्या रहेगा, रामचंद्र पांडुरंग। और एक तात्या टोपे के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय नेता थे और इनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैंने बता भी दिया। कानपुर में इस विद्रोह का अंत जो किया गया, उनमें ब्रिटिश दमनकारी कौन थे, तो सर ह्यू व्हीलर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सर ह्यू व्हीलर ब्रिटिश दमनकारी के रूप में आए थे, जिन्होंने 26 जून 1857 को कानपुर में इस विद्रोह का अंत किया। लेकिन अगर हम इसमें डिटेल देखें तो 26 जून 1857 को नाना साहब के सैनिकों के खिलाफ युद्ध तो उन्होंने किया था, और 27 तारीख को ब्रिटिश सेना ने इलाहाबाद से सुरक्षित निकलने का आश्वासन प्राप्त करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ बात समझने वाली है कि भाई ब्रिटिश दमनकारी के रूप में पहले 26 जून को 1857 जो है उस दिन की बात करें, सर ह्यू व्हीलर तो आए थे, लेकिन उन्हें बुरी तरह से यहाँ मात खानी पड़ी और अपने सेना को सुरक्षित निकलने का आश्वासन देकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। 6 सितंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल ने पुनः वहां आक्रमण किया और इस विद्रोह का दमन कर दिया, और इसका अंत सर कॉलिन कैंपबेल ने ही किया था, जो कानपुर में अंतिम रूप से काबिज हो गए। अगला जो प्रमुख केंद्र है वह है झांसी। झांसी में इस विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई थी, जिसमें भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका और इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। मणिकर्णिका किसका वास्तविक नाम है, तो रानी लक्ष्मीबाई सही आंसर है। और रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनके विपक्ष में कौन थे, ब्रिटिश दमनकारी थे ह्यू रोज, जिन्होंने यहाँ विद्रोह जो है उसका अंत 20 जून 1858 में किया। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यू रोज रानी लक्ष्मीबाई से लड़े, उनकी सेना से लड़े, और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात भी कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ही भारतीय सैनिकों में एकमात्र मर्द है। मर्दानी कहा इन्होंने ह्यूज रोज ने। यह भी एग्जाम में पूछता है। 20 जून 1858 को झांसी में विद्रोह को दबाया गया और ग्वालियर पर पुनः कब्जा कर लिया गया। इनके द्वारा पूरे मध्य भारत और बुंदेलखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। अगला जो प्रमुख केंद्र है वह है जगदीशपुर। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन। सभी वैसे सारे के सारे केंद्र महत्वपूर्ण है, भारतीय नेता और ब्रिटिश दमनकारी भी याद रखने हैं। तो जगदीशपुर जो कि बिहार का एक आरा जिला के पास का एक स्थान है जगदीशपुर, जहां इस विद्रोह की शुरुआत अगस्त 1857 में हुई थी, जिसमें प्रमुख भारतीय नेता कुंवर सिंह और अमर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर में इन्होंने ही नेतृत्व किया था, और ब्रिटिश दमनकारी के रूप में जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया उसमें थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इन्होंने दिसंबर 1857 में आरा में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया और विजय प्राप्त की। अगला केंद्र है बनारस और इलाहाबाद।
इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो यहाँ जो इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी वह 5 जून 1857 को हुई थी, जिसमें प्रमुख भारतीय नेता मौलवी लियाकत अली थे। यहाँ विद्रोह का अंत या ब्रिटिश दमनकारी के रूप में जनरल नील आए और उन्होंने मार्च 1858 में यहाँ विजय प्राप्त की और विद्रोह का अंत किया। अगले केंद्र में आए तो वह फैजाबाद यूपी। यहाँ भारतीय नेता मौलवी अहमदुल्ला थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को जिहाद के रूप में घोषित किया, जहां ब्रिटिश दमनकारी कर्नल नील थे। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय नेता जो फैजाबाद में थे वे थे मौलवी अहमदुल्ला और ब्रिटिश दमनकारी यहाँ कर्नल नील थे। यहाँ और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि मौलवी अहमदुल्ला ने ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को जिहाद के रूप में घोषित किया था। और महत्वपूर्ण केंद्र देखें तो बरेली में भारतीय नेता खान बहादुर खां, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा है। खान बहादुर खां थे बरेली में भारतीय नेता। इन्होंने नेतृत्व किया था और ब्रिटिश दमनकारी के रूप में यहाँ हडसन थे। फतेहपुर में भारतीय नेता अजीमुल्ला और ब्रिटिश दमनकारी जनरल रेनॉल्ड। अन्य कुछ और छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां भारतीय नेता कौन कौन थे देखें जरा तो मेरठ में कदम सिंह, हरियाणा में राव तुलाराम और पंजाब में नामधारी सिखों ने इस महान क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये कुछ प्रमुख केंद्र थे। वहां भारतीय सेना कौन थी, भारतीय नेतृत्व किन्होंने किया था और ब्रिटिश दमनकारी कौन कौन थे, और इसके संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने देखा। आगे देखिए 1857 की असफलता या विफलता का कारण क्या रहा। सर यह तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, पर आखिर विफल कैसे हो गए, यह बहुत सोचनीय बात हो गई थी। तो इसके संबंध में देखा गया कि कुछ स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों को सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान कर दिया, अर्थात स्थानीय शासक सभी एकजुट नहीं हुए। कुछ स्थानीय शासक ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया। यह कह सकते हैं कि एकता की कमी स्पष्ट रूप से उस समय दिखाई दी। जैसे ग्वालियर के सिंधिया जो अंग्रेज के पक्ष में थे, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, सिंध और कश्मीर के शासक के साथ साथ नेपाल के राणा, ये सब जो हैं अंग्रेजों को पूरी तरह से समर्थन दिया, जिससे यहाँ एकता में कमी आ गई और शासक जो हैं वो एकजुट नहीं हो पाए, जिससे 1857 की क्रांति जो है असफल हो गई। यह था प्रमुख कारण। इसके साथ साथ और भी कुछ अन्य कारण है जिसे हम देखते हैं। तो विद्रोही सैनिकों के पास सैन्य उपकरण कम थे। विद्रोही सैनिक जो हैं कुछ उपकरण को लेके बस निकले थे, बस वही उपकरण वही शस्त्र उनके पास रह गए थे। लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया, देखा कि यह जो विद्रोह है बहुत ज़्यादा भड़क रहा है, तो उन्होंने बर्मा रंगून से बटालियन लेकर आया जिनके पास अत्याधुनिक सैन्य उपकरण थे, जिसके कारण विद्रोही सैनिक उनके सामने नहीं टिक सके। अगले कारण की बात करें तो कुशल नेतृत्व की कमी पाई गई थी। 1857 में सभी शासकों में राष्ट्रीयता की कमी स्पष्ट देखी गई थी। सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ रहे थे। हम किसी की भी बात करें तो जैसे बहादुर शाह की बात करें तो वो भी अपने शासक होने का बस उन्हें कि अंग्रेजों से काफ़ी वो आक्रोशित थे कि उनका राजपाट छीन लिया गया था। तो उन्होंने इस विद्रोह को बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं अपना राजा का उपाधि लेकर रहूँगा। तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई भी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ऐसे जो है राष्ट्रीयता की कमी देखी गई थी, सभी अपने अपने स्वार्थ हेतु लड़ रहे थे। अन्य कारण में देखें तो आधुनिक बुद्धिजीवी भारतीयों ने बिल्कुल भी इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया, क्योंकि जो बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग थे, वे खुद अंग्रेजों के यहाँ
नौकर थे वहाँ नौकरी करते थे और इन्होंने इस विद्रोह को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया था। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि विद्रोह में भाग लेने वाले कृषक, मजदूर और सैनिक थे। जो प्रमुख थे कृषक, मजदूर और सैनिक, जबकि शिक्षित वर्ग, साहूकार और जमींदारों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिससे बुरी तरह से इस विद्रोह में असफलता प्राप्त हुई। अगर ये भाग लेते तो परिणाम कुछ और ही रहता। अब विद्रोह हुआ तो इसके कुछ सिग्निफिकेंट या महत्व भी हैं। देखें तो भाई इस विद्रोह में सबसे बड़ी बातें जो खुलकर सामने आई, जो महत्व इस क्रांति का कह सकते हैं, वह थी हिंदू मुस्लिम में जबरदस्त एकता देखी गई थी। कोई हिंदू मुस्लिम में जरा भी भेदभाव नहीं था 1857 की क्रांति में। इसके साथ ही साथ लोगों द्वारा देशभक्ति की भावना भी प्रदर्शित हुई। जो लोग थे, जो मजदूर थे, जो सैनिक थे, उन्होंने देशभक्ति भाव का प्रदर्शन किया था। अब 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है, वह देखते हैं हम। 1857 की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो देखें तो सबसे पहले द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी 1859 में। बहुत इंपॉर्टेंट है यह बुक। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 59 किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा। दूसरी बुक की बात करें तो कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, भारतीय विद्रोह का कारण, सैयद अहमद खां द्वारा लिखा गया था 1873 में। तीसरे प्रमुख पुस्तक की बात करें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, जो वी.डी. सावरकर द्वारा 1909 में लिखा गया था। यह दो पुस्तक जो हैं, फर्स्ट जो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ध्यान रखना यहाँ फर्स्ट की बात की गई है। अगर फर्स्ट या प्रथम आता है तो कार्ल मार्क्स है उसके राइटर, और यदि फर्स्ट या प्रथम नहीं आता, केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 बुक की बात की जाती है, तब वी.डी. सावरकर इसका आंसर होगा। अगला बुक जो है वह है द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई थी 1957 में। इसके लिए एस.एन. सेन द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक सिर्फ 1857, ध्यान रखना इन्होंने बुक लिखा था 1857 एस.एन. सेन द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार माना गया था, एस.एन. सेन। अतः यह बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन कौन थे? 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार थे। तो यहाँ तक बातें समझ आई सभी को। आगे देखें 1857 विद्रोह तो हुआ, इसके क्या क्या प्रभाव हुए, इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, ये हम देखते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट 1857, 1857 की क्रांति के बाद प्रमुख जो प्रभाव हुआ, जो चेंजेस आए, उसे हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चेंज जो था, विद्रोह मुख्य रूप से कुछ राष्ट्रवादी तत्वों के साथ चरित्र में सामंती था, अर्थात यह जो विद्रोह था वह छोटे छोटे शासकों द्वारा या नेता द्वारा लड़ा गया था। जैसे झांसी, बरेली, कानपुर जैसे स्थानों के जो शासक थे वो इस विद्रोह में मुख्य रूप से पार्टिसिपेट किए थे। दूसरे पॉइंट में देखें तो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इसके द्वारा यह जो भारत सरकार है उसे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से भारत को मुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल का जो पद था उसे
यहीं 1857 की क्रांति के बाद हटा दिया गया और उसके स्थान पर वायसराय का पद आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बदलाव में जरा देखेंगे कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की चंगुल से भारत को आज़ाद करके उसे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, वही प्रथम वायसराय भी हुए। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय भी कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। सेना का पुनर्गठन ब्रिटिशों द्वारा किया गया। वो बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे और थोड़े सहम गए थे कि भाई सेना जो है वह बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। उनको पता हो गया और उन्होंने बड़ी सावधानी और ध्यानपूर्वक सेना का गठन किया ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सैनिक जैसे लगते थे, उन्हें सैनिकों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। चौथे पॉइंट में देखें तो विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नई नीति आई। अब विद्रोह तो हुआ, तो विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों ने एक नई नीति को अपनाया जो जिसमें प्रमुख था फूट डालो शासन करो डिवाइड एंड रूल नीति, जो बहुत कारगर साबित हुई उनके लिए। और यही जो इसके कुछ उदाहरण में देखें तो 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इस फूट डालो और शासन करो नीति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके अनुसार वे क्या करते थे? देश के छोटे छोटे शासकों के बीच फूट डाल देते थे, आपस में वे लड़ते कटते थे, मरते थे और अंग्रेज दोनों जगह पे काबिज हो जाते थे। यह अंग्रेजों के बहुत काम आई। अंग्रेजों ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से दबा दिया 1857 की क्रांति के बाद, और बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात जो रखा गया हुआ था 2:1 की एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया? 2:1। और मुंबई तथा मद्रास की सेनाओं में भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात रखा गया हुआ था क्या? 5:2। ये दोनों अनुपात एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? 1857 के मामले की जांच हेतु एक कमीशन जो है नियुक्त किया गया। यह भी पूछा है वह कमीशन कौन था, तो कमीशन का नाम याद रखेंगे। यहाँ पील कमीशन नियुक्त किया गया 1857 के मामले की जांच हेतु। तो इस तरह से इसके प्रमुख प्रभाव थे। और अन्य प्रभाव में देखें तो बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया और ब्रिटिश सैनिकों में उनकी संख्या कम कर दी गई। जबकि सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, उन्हें लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में शामिल किया गया। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया, उनकी संख्या क्या कर दी गई? सेना में कम कर दी गई। साथ ही साथ सिख, गोरखा, पठान को क्या किया गया? लड़ाकू जातियां घोषित की गई और अंग्रेजों ने इन्हें अपनी सेना में अधिक मात्रा में भर्ती किया। तो ये इसके कुछ युद्ध के जो विद्रोह के प्रभाव थे वो हमने देखा। अब विभिन्न एग्जाम में इससे प्रश्न कैसे कैसे बने हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसकी बारी आती है। जैसा मैंने कहा था कि लेक्चर के अंत तक बने रहेंगे। पूरा हमने चैप्टर को समझा। अब कैसे क्वेश्चन आए हैं हमारे से आंसर खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के रूप में तो था, लेकिन मैंने यहाँ वन लाइनर के रूप में लिया है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में ही आते हैं, हमने यहाँ वन लाइनर बनाया है ताकि जल्दी हमारा यह जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए, हमारा टाइम थोड़ा बचे। तो 1857 का जो विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पहला क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। इसे भी
दो तरह से पूछा था, दो बार ये प्रश्न आए थे, जिसमें एक बार ऑप्शन क्या दिया था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। हाँ बिल्कुल सही आंसर था। लेकिन एक बार चर्बी वाले कारतूस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, उन्होंने ऑप्शन में रख दिया क्या, कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। तो दोनों आंसर बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन में आपको यह मिलता है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ करना, तो आप वो लगाओगे। अदरवाइज अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है तो ये लगाओगे। दोनों प्रश्न तो पूछने का तरीका वही था, ऑप्शन इन्होंने थोड़े बदल दिया और अभ्यर्थियों के दिमाग से इन्होंने खेला। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ मैंने दोनों आंसर लिखा हुआ है। ओके, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो थे मंगल पांडे। और अगला प्रश्न देखिए, तो मंगल पांडे संबंधित थे, किससे संबंधित थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एनआई से संबंधित थे। ठीक है, और वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये भी ऑप्शन में कभी मिलेगा। 34 BNI, तो आप इसे टिक लगाओगे। क्लियर हुआ। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किस शहर से किया था, तो हमारा आंसर क्या है, लखनऊ से। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अभी तक, अगर आपने लेक्चर शुरू से देखा हो तो। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो थे लॉर्ड कैनिंग। 7वें प्रश्न में देखें, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे, जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो सैनिकों का नेतृत्व, ध्यान रखना है, सैनिकों का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने किया था। और इनका जो वास्तविक नाम क्या था, मैंने लेक्चर में बताया है, ध्यान रखना है, वो भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और अभी आगे आने वाला भी है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किनके द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा, प्रथम नहीं बोला गया है। हमारा आंसर क्या होगा, वीडी सावरकर, इसे मैंने बताया अभी तक। 10वें प्रश्न में आते हैं, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो वो था हिंदू मुस्लिम में जबरदस्त एकता देखी गई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हिंदू मुस्लिम एकता। 11वें प्रश्न में आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका इसका सही आंसर है। कभी ऑप्शन में अगर आपको मनु मिलता है, बचपन में मनु मनु कह के भी इन्हें पुकारा जाता था, तो भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या ब्रिटिश पीएम कौन था, तो वो थे लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध किसने सशस्त्र विद्रोह किया, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, नामधारी सिखों ने। 15वां, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, 9 मई 1858 में। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड रॉयल्स कब शामिल की गई थी, वह जनवरी 1857 में चालू की गई थी, जिसका विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित था, तो वो था हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है भारतीय फौज के नव गठन हेतु एक आयोग बनाया गया था। 1857, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, वो थे मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था, तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्हें कट्टर दुश्मन कहा गया, जो कि फैजाबाद में भारतीय नेता का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 में, जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वो थे कुंवर सिंह। 21, 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो हमारा क्या आंसर होगा, कुंवर सिंह। बिहार में जगदीशपुर नाम की जगह जो आरा जिले में आता है, याद आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखें,
तो 1857 विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप ऑप्शन आसानी से पहचान पाओगे। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सबसे सटीक ऑप्शन जो था वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, सर यूरोज ने विद्रोही में सबसे अच्छे और सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में किसे वर्णित किया था? तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही में सबसे अच्छे और बहादुर सैन्य नेता के रूप में वर्णित किया था। इन्होंने इन्हें मर्दानी भी कहा था, इसकी संज्ञा दी थी। तो कुंवर सिंह और मौलाना अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? कुंवर सिंह जगदीशपुर और मौलाना अहमदुल्ला फैजाबाद। तो आंसर बिल्कुल समझ आया सभी को। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले कौन थे? जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो शिक्षित वर्ग, साहूकार और जमींदार ने इस विद्रोह में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 59 पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। यह क्वेश्चन दोनों जो मैंने आपको लेक्चर के बीच में बताया भी था कि प्रथम शब्द आया तो आप बिल्कुल कार्ल मार्क्स लगाओगे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम बस कहता है तो आपने आंसर देखा, पीछे बिल्कुल वीडियो में है। आप तभी कहता हूँ आप स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से अंत तक देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो वो थे खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ? तो बहुत लोग झांसी मार के आ जाते हैं। सर बिल्कुल झांसी की रानी हमने सुना है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हम क्या करते हैं? झांसी टिक लगा के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। उनका जो जन्म था वाराणसी या उस समय बनारस कहते थे उसे, वहाँ हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता जो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मैंने बताया लेक्चर के बीच में ही, उनका नाम क्या था? मूल नाम या वास्तविक नाम की बात करें तो वह थे रामचंद्र पांडुरंग। मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 देखें तो 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों का कहाँ से भर्ती किया? तो उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से उन्होंने अधिकतम सैनिकों को लिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखें तो आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा वो थे वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो आंसर क्या होगा? बैरकपुर या बैरकपुर छावनी कह सकते हैं। 36वें प्रश्न में देखें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सहकारी इतिहासकार कौन था? तो वो थे S.N. सेन। क्वेश्चन नंबर 37 में 1857 विद्रोह के बाद पहला वायसराय कौन बना? तो पहला वायसराय याद रखना है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और वही क्योंकि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और उनके स्थान पर क्या आ गया? वायसराय आ गया। तो पहले वायसराय कौन बनने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो यह घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 में की। किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो वह थे जीनत महल। इनके ऊपर आरोप था कि यह अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट, जीनत महल। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 में देखें, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो कौन कौन नेता थे वे, नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। ये नेता जो है भाग कर नेपाल चले गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या निर्धारित किया गया था, तो हमने देखा लेक्चर के दौरान ही कि कमल तथा चपाती, लोटस एंड चपाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो ह्यूरोज की लड़ाई किससे हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी और वो बहुत प्रभावित हुए उनसे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, वह कौन सा सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सेनापति थे कैंपबेल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे वे दिल्ली में, जिसे लेफ्टिनेंट हडसन ने वहां से गिरफ्तार किया और कहां भेज दिया, रंगून, बर्मा निर्वासित कर दिया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया या देखा जाता है, तो वह थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि वो 80 साल की उम्र में नेतृत्व कर रहे थे, तो सबसे कमजोर कड़ी वही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 क्रांति के दमन के बाद किस नेता को बाद में फांसी की सजा सुनाई गई, तो वो थे तात्या टोपे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। तो इस तरह से हमने 47 क्वेश्चन भी किए जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न मैंने यहाँ कलेक्ट किया। बेहतरीन लेक्चर मैंने बनाया था। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो लाइक करें और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। हम इसी तरह से मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, कंटिन्यू लाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक आपको शेयर करना है। ओके, तो यहीं आज इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप सभी को अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा और आपसे 1857 की क्वेश्चन जो हैं वो आराम से बन जाएंगे, इस बात की गारंटी है इस लेक्चर के बाद। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, इसी उम्मीद के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।